हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। होप आप सब बढ़िया होंगे। चलो शुरू करते हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी में अपना वोल्केनिज्म हो गया है, अर्थक्वेक हो गया है, वोल्केनो अर्थक्वेक ज्वालामुखी अर्थक्वेक वाला पार्ट हो गया, भूकंप वाला। तो आप अगर जल्दी से अगर ज्वाइन करना चाहें तो फाइल फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंटीग्रेटेड आपके प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जब तक अपना प्रीलिम्स आएगा तब तक अपने प्रीलिम्स वाले पोर्शन जो है हमें लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर हो जाएंगे। अगर लगता है प्रीलिम्स से पहले भी अगर कुछ बचता है तो सारे सब्जेक्ट लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा प्रीलिम्स वाला अगले 2 या 3 महीने के अंदर में। अब से पहले हो चुका है, 2 महीने हो गए इसको शुरू हुए हुए। तो आप कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। और अगर लाइव जुड़ना चाहिए तो जल्दी जल्दी आप इसको इनरोल कर सकते हैं अगर लाइव आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना है। जब भी आप रिकॉर्डिंग भी देखते हैं तो उसके साइड में हर कोर्स के साथ में हमने डिस्कशन फोरम रखा है, जिस पर आप कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हैं पढ़ते टाइम। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, कोई टॉपिक है जिसको हम क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए है। बाकी ये पूरा हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, जो प्रीलिम्स के अंदर में जितना आता है सब वो मैटर पूरा इसके अंदर में इंक्लूड कर रहे हैं, और मेंस के अंदर में जितना आ रहा है जिस तरीके से आपको लिखना है उतना ही हमने इंक्लूड किया। जैसे ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के अंदर में जैसे लैंडफॉर्म हमने कंप्लीट कर लिए, अर्थक्वेक और वोल्केनो स्पेसिफिक मेंस के टॉपिक है तो उनको उसी तरीके से हमने अप्रोच किया है। आज हम शुरू करने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स। हम देख लेंगे लैंडफॉर्म्स के क्या, ये कैसे बनी है, लैंडफॉर्म्स को समझ लेंगे हम। उसके बाद में माउंटेन्स आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे, किस तरीके के माउंटेन्स हैं। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मेंस के हिसाब से इस तरीके से इसको डिवीजन किया गया है। और जब कल वाली क्लास के अंदर में माउंटेन्स की एक हम कॉन्टिनेंट वाइज माउंटेन्स देख लेंगे, कौन सा कहाँ पे है अवेलेबल और उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके माउंटेन्स के, वो हम कल कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से माउंटेन्स जैसे 2 के अंदर में हो गया, प्लेन हो सकता है 2 के अंदर में हो जाए, प्लेटू आपका हो सकता है 1 ही दिन के अंदर में हो जाए। थोड़ा सा पोर्शन है, ज़्यादा पोर्शन नहीं है, लेकिन उसको मेजर लैंडफॉर्म वाले को हम प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग कवर कर लेंगे। और मेंस का 4th पेपर अपना चल रहा है हिंदी और इंग्लिश के अंदर में, जिसमें सेपरेट है। अगर आपको फाउंडेशन नहीं, अगर स्पेसिफिक इसकी तैयारी करनी है तो इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए सीट दी जा रही है, साथ साथ में जितने हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं वो किया जा रहा है। और टेस्ट सीरीज है जो प्रीलिम्स की, और अभी हमने शुरू कर दी है मेंस की, जिसका एक पेपर अभी अपलोड हुआ है। मेंस की टेस्ट सीरीज भी आ रही इसकी चल रही है। तो इन प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज जरूर करिए। आप मेंस की टेस्ट सीरीज सिंपल पेपर प्रिंट आउट निकालिए, अपना डाउनलोड करिए, पेपर अपलोड हो जाता है, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, अपना अटेम्प्ट करिए ऑनेस्टली। 3 घंटे का एक सब्जेक्ट का पेपर होगा, स्टार्टिंग में चल रहे हैं हमारे 17 मॉड्यूल वाइज है और 8 फुल टेस्ट है। 3 घंटे का आपका पेपर हो गया, उसके बाद में 30 मिनट में हिंदी और इंग्लिश का जो साथ में पेपर दिया गया उसको अटेम्प्ट करना आपको, वो भी आपका 40 मार्क्स का है 30 मिनट्स के अंदर में। तो उसको आप वापस हमें अपलोड कर दीजिए नॉर्मल मोबाइल से PDF बना के, और यहाँ से आपको पूरी कॉपी चेक करके 3 दिन के अंदर में आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा वापस उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके अंदर में आपको क्या इंप्रूवमेंट हमारे हिसाब से लगता है कि क्या होनी चाहिए, कैसे आपको मेंस के आंसर लिखनी चाहिए। तो जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का उसका फ़ायदा उठाइए और RS प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज चालू करिए। और ये प्ले स्टोर आप ये जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाके पहल अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वहाँ पे पूरा आपको ऑटोमेटेड समझ आ जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पे कोई नंबर दिए कॉल कर सकते हैं, ये नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आज माउंटेन्स। माउंटेन्स किस में अंदर में आते हैं, देखो लैंडफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमने देखा था रिवीजन के लिए कि कॉन्टिनेंट और ओशन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है अपना कॉन्टिनेंट, ये कैसे बना हमने बेसिकली समझाने के लिए बता चुका हूँ मैं, और ये बचा था आपका ओशन और कॉन्टिनेंट। अब इसी कॉन्टिनेंट के जो फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर कितने तरीके के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, उसके बेसिस पर उसको सेकेंड और थर्ड के अंदर में डिवाइड करते हैं। लैंडफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर ये आता है, आज जो हम करने वाले हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच यानी लैंडफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर में आते हैं माउंटेन्स, प्लेटू और प्लेन्स। माउंटेन्स, प्लेटू और जो प्लेन्स दिए हुए हमारे उसी वो आते हैं ये लैंडफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर के अंदर में। और थर्ड ऑर्डर में आता है वैली, बीच और सैंड ड्यून्स जो हमारे नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक किस बात के ध्यान रखना है, सेकंड ऑर्डर के, यानी जो फर्स्ट लेयर के ऊपर में पहले माउंटेन्स बने, माउंटेन्स रग्ड होके प्लेटू बने, प्लेटू रग्ड होके प्लेन्स बने, तो उसी को हम कंसिडर करेंगे। अब देखो ये लैंडफॉर्म फॉर्म कैसे होते हैं, देखो पहला तो फर्स्ट ऑर्डर का तो ठीक है, प्लेट्स बन गए, प्लेट्स हमने देख लिया, प्लेट्स कैसे बने थे, ओशन कैसे बना था, वो आप पूरे पिछली जो लेक्चर्स में उनको देखिएगा, उनके बाद में आपको पता लग जाएगा कैसे बनी। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि लैंडफॉर्म्स ये वाले कैसे बने हैं। तो जब हमारे पास एक लैंड एरिया है, ठीक है, एक पूरा भूमि का एरिया है, उस पर कोई तो लैंडफॉर्म्स होंगे, उन्हीं लैंड एरिया के अंदर में उसके ऊपर में कुछ फोर्स लगती है। ठीक है, कुछ फोर्स होती हैं जो पृथ्वी की आंतरिक होती है और कुछ होती है पृथ्वी के जो अंदर से बाहर आ जाता है मैटर, और जो मटेरियल बन जाता है लाइक माउंटेन्स बन गया तो उसके ऊपर में बाहरी प्रोसेस भी होती है, उन्हीं के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। देखो एंडोजेनिक फोर्स होती है पहले, एंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जात बल, यानी भूमि के अंदर से अगर ये ले रहा है नीचे आपका क्रस्ट वाला ये वाला पृथ्वी का पार्ट है ये कोर तक, तो इनसे जो अंदर से जो फोर्स लग रही है उनको बोलते हैं अंतर्जात बल। ये एक्सोजेनिक बहिर्जात बल, यानी जो ऑलरेडी माउंटेन्स बन चुका है, ये आपकी लाइन्स है और यहाँ पे आपका माउंटेन्स ये
बन गया। तो इसके ऊपर में विंड्स लग रही हैं, जैसे बारिश हो रही है, जिस वजह से भी ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर जब बर्फ ट्रेवल करती है तो उसके साथ में जितनी मिट्टी है, ऊपर वाली सोइल की जो परत है वो उखड़ती चली जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये समझना इसलिए जरूरी है कि हम करेंगे माउंटेन्स कर लेंगे, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में काम आएगा आपका। माउंटेन्स जब प्लेटू पे जाएंगे तो माउंटेन्स की जितनी ऊंचाई है उसी को कम करके हमने उसको, जब समतल हो जाता है उसको बोल देते हैं प्लेटू लैंड, या किसी और से भी बनाए, यानी उसकी ऊंचाई के आधार पर भी डिवाइड करते हैं। इंडोजेनिक फोर्स से भी बना, नीचे से लावा आके जमा हो गया, दक्कन का पठार है जैसे प्लेटू है ना, तो वो लावा जमा हो गया तो वो एंडोजेनिक अंतर्जात बल से हो जाएगा। कुछ होते हैं जो माउंटेन्स को यानी कि इरोड होके बनते हैं, उनको वो उन पे लगेगा बहिर्जात बल। तो कुछ वर्ड यूज करेंगे हम, तो इसलिए इसको समझाना बहुत जरूरी है कि एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स है वो अलग अलग कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो एंडोजेनेटिक फोर्स यानी कि अंतर्जात बल, इसको एक एक देखते हैं। इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, डायस्ट्रोफिक प्रोसेस और एक होता है सडन। डायस्ट्रोफिक यानी परत विरूपण। अब इसको समझ लेते हैं। परत विरूपण यानी डायस्ट्रोफिक फोर्स यानी कि जो लेयर बनी है, क्रस्ट होते हैं, हमने देखा था ना, क्रस्ट पहली लेयर बनी है ये जो, या फिर हमने अगर आपको याद हो तो प्लेट नाम लिया था, प्लेट अलग अलग प्लेट बनी है, 7 प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो परत विरूपण यानी ये देखो परत, ऊपर वाली परत है, वो इसके बनने का कारण क्या है? प्लेट के मूवमेंट की वजह से, इनमें अलग अलग प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से, कॉन्टिनेंट ओशियन एंड ओशियन 3 तरीके होते हैं, उनकी वजह से जो भी अपने को स्वरूप मिलता है उसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिक। उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोफिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो बनते हैं, यानी परत के विरूपण। ऊपर वाली एक लेयर है, ये परत है, और एक ओशियन की परत है, या ऊपर वाली परत ये भूमि की ऊपर वाली क्रस्ट लेयर है, और ये भी क्रस्ट लेयर है। इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो बनते हैं उनको बोल देते हैं हम डायस्ट्रोफिक, यानी हिंदी के अंदर में बोलते हैं इसको परत विरूपण, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ठीक है, तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से क्या बनेगा? तो सोच के देखो, इन्हीं से हमें माउंटेन्स बनाने हैं अभी। ठीक है, माउंटेन्स किससे बनेंगे? मेनली इनसे भी बनेंगे माउंटेन्स। तो माउंटेन्स कैसे बनेंगे कि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट अगर आपस में टकरा गए, तब ये वाला हम देखेंगे आगे कॉन्टिनेंट में। अभी ये समझ लो नॉर्मल, ये कॉन्टिनेंट है आपका, ये कॉन्टिनेंट है, अगर ये टकराएंगे तब टकराने के बाद में देखो ये जब टकराएंगे तो उसके बाद में क्या बनेगा? ऐसे टकराने के बाद में जैसे ये वाला फोल्ड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, और ये एक प्लेट के तौर पे जुड़ जाएंगे, तो ये इसको क्या बोल देंगे? फोल्ड माउंटेन बोल देंगे। आगे हम सब स्पेसिफिकेशन करें फोल्ड माउंटेन किसको बोलते हैं, बताने का तरीका है कि जो परत विरूपण यानी परत के मूवमेंट की वजह से, यानी ऊपर वाली प्लेट के मूवमेंट की वजह से, आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो वो हो सकता है कॉन्टिनेंट आपका, कॉन्टिनेंट ओशियन हो सकता है, ओशियन से ओशियन हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे डायस्ट्रोफिक प्रोसेस। ठीक है, आपके ऐसे कोई स्पेसिफिक आएगा नहीं कि डायस्ट्रोफिक क्या होता है, लेकिन ये समझाने के लिए दूसरा तरीका क्या होगा माउंटेन बिल्डिंग का? सडन, आकस्मिक, अंतर वाले बल। आकस्मिक क्या आएगा? हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, आकस्मिक क्या होता है? एक ये तो होता है बहुत ज्यादा टाइम लेता है, जैसे एक प्लेट मूवमेंट है, प्लेट मूवमेंट कितना टाइम लेगी? प्लेट एकदम से है नहीं कि ऊपर वाली क्रिस्टल प्लेट एशियन प्लेट यूरेशियन से एकदम से टकरा जाएगी, बहुत धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, 30 मिलियन 20 मिलियन ईयर्स सब लग जाएंगे। तो धीरे धीरे प्लेट का आपस में इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि वहां से वो धीरे धीरे फोल्ड होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिक प्रोसेस है। ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है। ठीक है, लेकिन एक होती है अंदर से सडन प्रोसेस। अब सोच के देखो सडन प्रोसेस कौन सी है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर में सडन प्रोसेस वो है, अभी हम 2 चीज करके आए हैं, एक तो वोल्केनो करके आए हैं। ठीक है, ये होता है नीचे से प्रेशर चाहिए कितने दिनों से बिल्ड हो, लेकिन बाहर कब निकलता है? एकदम से निकलता है। एक होता है आपका अर्थक्वेक, ये किया था अर्थक्वेक और वोल्केनो, ये होते हैं आपके सडन प्रोसेस। सडन नीचे मूवमेंट की वजह से एकदम से जब ट्रेमर ऊपर फेल्ट होते हैं उसका अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक वोल्केनो पूरा समझा दिया मैंने, तो ये इसमें आ जाएंगे सडन प्रोसेस। तो वोल्केनो से भी माउंटेन बनते हैं, तो इसलिए हमें दोनों तरीके याद रखने हैं। सडन प्रोसेस से भी बनते हैं, डायस्ट्रोफिक यानी धीरे धीरे से जो बहुत सालों तक हमारा मूवमेंट चल रहा है उससे भी आपके माउंटेन्स और ये लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। सारे लैंडफॉर्म आ गए ना, प्लेट टू प्लेन कुछ भी हो, इनके बनने के क्यों कैसे बनते हैं अगर ये आपको पूछ ले तो 2 तरीके से बनते हैं। एक तो अंतर्जात बल से, एंडोजेनेटिक फोर्सेस से, एक बहिर्जात बल से। अंतर्जात बल से परत विरूपण से, यानी कि जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट धीरे धीरे सालों तक मूवमेंट की वजह से बनेंगे। एक आकस्मिक यानी वोल्केनो और अर्थक्वेक की वजह से बन जाएंगे। ठीक है, अब आता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से कैसे बनेंगे। बहिर्जात बल के, बहिर्जात बल के एक तो है इरोजन आपका जिसको बोलते हैं अक्षय, एक है वेदरिंग आपका उसको बोलते हैं अपर्दन, और एक है मास मूवमेंट की वजह से यानी कि सामूहिक स्थानांतरण। अब ये क्या है थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। इरोजन से कैसे बनेंगे? एक माउंटेन से आपका ऑलरेडी बन चुका है, वोल्केनो से बना है, मान लो सडन प्रोसेस से एक आपका माउंटेन बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर में काफी सालों तक 10 साल 20 साल 50 साल तक इसके अंदर में इरोजन हो रहा है। यहाँ पे विंड की स्पीड इस एरिया के अंदर में ज्यादा है, और ये रॉक्स जिस नीचे से वोल्केनो से बना है, तो वोल्केनो से माउंटेन बनेगा तो रॉक की टाइप्स अलग अलग हो सकती है।
होती है। तो ये माउंटेन बना मान लो सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, तो ऊपर से ये इरोड होता रहेगा, यहां से ये इरोड हो के इसकी जो ऊपर वाली ऊंचाई है वो घटती चली जाएगी, और टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर से इरोड होता रहेगा। तो इसको इरोजन हो गया, इसका इरोजन हो गया तो क्या हुआ, ये माउंटेन हो सकता है इसका स्वरूप बदल के प्लेटू के अंदर में चेंज हो जाए। ठीक है, ये माउंटेन को डिवाइड करते हैं तो ऊंचाई के आधार पे करते हैं, तो ये उच्च ऊंचाई वाला माउंटेन है, निम्न ऊंचाई वाला माउंटेन आपका साधारण ऊंचाई वाला माउंटेन बन के रह जाएगा। तो इस वजह से इरोजन होता है। इरोजन तो हो गया कि इस मटेरियल जो है यहां से मूवमेंट होके नीचे तक आ जाएगा, उसको तो बोल देंगे इरोजन। सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये। और ये वेदरिंग जो अपर्दन बोलते हैं, अपर्दन के अंदर में मैटर का मूवमेंट नहीं होता है, अपर्दन के अंदर में मैटर का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये जब इरोजन माउंटेन्स है तो इसकी जो स्लोप है इसके ऊपर में हवा से या ग्लेशियर से या रेन की वजह से ये चट्टान खुरदरी टाइप हो जाती है आपकी। ठीक है, ऐसे, लेकिन यानी ये चट्टान, ये जो ऊपर वाला पार्ट है पत्ती, ये खुरदरी हो जाती है, ये नहीं है उस चट्टान से दूर तक। ठीक है, अगर टूट के अगर आगे तक चली जाएगी, इरोजन वाले जो प्रोसेस हो रही है, चाहे विंड के साथ में चली जाए, चाहे पानी के रेन के साथ में चली जाए, चाहे ग्लेशियर की प्रोसेस की वजह से चले जाए, उसको तो इरोजन बोल देंगे। अगर ये टूटी नहीं है लेकिन इरोड ऐसे होके और उसी चट्टान के साथ चिपके हुए, उसको बोलते हैं अपर्दन। लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, ये वाला फिर क्या हो जाएगा, ये वाला स्लोप है इसके साथ में, चाहे इधर वाले स्लोप पे हो कहीं भी हो, ये वीक हो जाती है सारी चट्टानें इस पास में, उसको बोलते हैं धीरे धीरे वेदरिंग बोलते हैं, उसको अपर्दन हो गया। ठीक है, यानी कि अगर लोहे के साथ जंग लगा हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेदरिंग। अब जब वेदरिंग हो जाएगी उसके बाद इरोजन होता है। ठीक है, उसके बाद में जब वो अलग हो जाता है उस लोहे से, यानी जंग लगा हुआ है वो अलग हो गया, हमने किसी दिन सफाई करी किसी वजह से, या कोई उसको पानी के बहाव में आगे छोड़ दिया, उसके साथ वो बह के चला गया जंग और पीछे बचा लोहा, तो उसको बोल देंगे इरोजन। ये अंतर हो गया। मास मूवमेंट सिंपल सी बात है, सामूहिक हस्तांतरण है, यहां से बहुत ज्यादा ये मैटर वेदर होके पड़ा है। ठीक है, लेकिन अब किसी वजह से भारी बारिश हुई है या विंड की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, ये पूरा मैटर है, ये एक साथ मूवमेंट करके नीचे आके यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा। यहाँ पे ये तो यहाँ क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मास मूवमेंट। ये पूरा है मूवमेंट, मास मूवमेंट करके मैटर पूरा नीचे आ गया, तो इस तरीके से ये यहाँ पे जगह बन जाएगी। तो इस तरीके से एक्सोजेनेटिव बहिर्जात बल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला इरोजन, दूसरा वेदरिंग होता है, फिर मास मूवमेंट। तो पहला आपका वेदरिंग होगा, फिर धीरे धीरे एक एक करके आ रहा है तो उसको इरोजन बोल देंगे। एक साथ जब नीचे तक आता है ये मैटर पूरा एक साथ आएगा तो उसको बोल देंगे मास मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपका लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म हो रही है ये आपको पता लग गया, 2 तरीके हैं। अब हम जा सकते हैं माउंटेन्स के ऊपर में। तो चलो माउंटेन्स शुरू करते हैं, कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं, उनको कैसे मीन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ही किसी माउंटेन्स का नाम आता है उसको नोट करने की कोशिश करना, उसको चेक करना कि ये माउंटेन कहां पे लोकेटेड है। मैं तो लिस्ट दे ही दूंगा, कल हम कर लेंगे कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग, देख लेंगे कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं। लेकिन उसके साथ ही जैसे ही माउंटेन्स के टाइप है तो उन टाइप के अंदर में ही मेजर माउंटेन डिवाइड किए गए। और यहाँ पे जो नाम आ रही है वो आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आरपीएससी के अंदर में इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनका नाम याद कर लेना। जैसे आल्प्स आ जाए, चाहे हिमालय आ जाए, तो हिमालय तो आपको पता है इंडिया के अंदर में, लेकिन और जो भी माउंटेन आएंगे, पिरेनीज हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, जितने नाम आए उनको नोट करना और देखना कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में, तभी आपको लंबे टाइम तक याद रखेंगे। सिंपल प्री की वही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ नहीं आता माउंटेन का प्री के अंडर में। ठीक है, तो माउंटेन कौन सा माउंटेन कहां लोकेटेड है, ठीक है, या कौन सा माउंटेन किस बॉर्डर के ऊपर में है, किन 2 देशों की बॉर्डर के ऊपर में, तो वो चीज आएगी मेन इंपॉर्टेंट, हम कर लेंगे। लेकिन अभी माउंटेन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला माउंटेन या कोई भी चीज करो तो सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है कि द लैंडफॉर्म विच इज एलिवेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। ये तो होना ही है कि सराउंडिंग एरिया जो प्लेन है या उससे जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, एलिवेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया एंड हैज ए पॉइंटेड पीक। एक पॉइंट पीक होनी चाहिए, नहीं तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्लेटू बोल देंगे। ऐसे होगा तब तो इसको पठार बोल देंगे। लेकिन अब क्या होगा, एलिवेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एरिया हैज ए पॉइंटेड पीक। ये देखो पॉइंटेड पीक है इसकी, विद स्टीप स्लोप। और ये स्लोप है ना, ये वाला स्लोप है, दोनों साइड, किसी भी साइड हो, दोनों साइड ये स्टीप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नुकीले ढलान होनी चाहिए, नुकीली चोटी के साथ में। ठीक है, इनको बोलते हैं माउंटेन्स, तभी ये माउंटेन की कैटेगरी के अंदर में आएंगे। अब माउंटेन को प्लेटू से या अलग जो भी लैंडफॉर्म्स आते हैं उनसे अलग करने का कुछ तो डेफिनेशन होनी चाहिए। तो अपनी डेफिनेशन ये है, द लैंडफॉर्म विच इज एलिवेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरिया एंड हैज ए pointed peak with the steep slopes is called mountain. According to the Finch, मैंने कहा था जब भी मुझे कोई मिलेगा या वैज्ञानिक का नाम मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने को एक डेफिनेशन याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू फिंच माउंटेन्स आर 600 मीटर और 600 मीटर अबोव मीन सी लेवल, या तो मिनिमम 600 मीटर तक होनी चाहिए, उनको भी माउंटेन बोलेंगे। और 600 मीटर से ऊपर वाले हैं वो तो फिर अपने आप माउंटेन कैटेगरी में आ जाएंगे, ये बोला है। एंड इट्स स्लोप के बारे में 2 चीजें, ऊंचाई और स्लोप। स्लोप स्टीप होना चाहिए, देखो इसने बोला 260 से लेके 350 डिग्री तक। अब किसी भी अगर
साइंटिस्ट की आप डेफिनेशन बताते हो किसी के अंदर में भी, चाहे माउंटेन्स में बताओ, प्लेन टू प्लेन या किसी और लैंड फॉर्म्स के अंदर में, वोल्केनो किसको बोलते हैं उसकी बताओ, तो ये तो होती है जनरल डेफिनेशन। अब जब किसी वैज्ञानिक की बता, साइंटिस्ट की बताते हो फिंच ने माउंटेन्स को कैसे डिफाइन किया, तो वो स्पेसिफिक बताएगा कि माउंटेन्स की ऊंचाई क्या है। यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि एलिवेटेड होना चाहिए, सराउंडिंग एरिया से जो है ये देखो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन फिंच ने स्पेसिफिक बताया कि 600 मीटर या फिर 600 मीटर से ऊंचा, ये स्पेसिफिक आ गया। और जिसमें नुकीली ढलान वाली नुकीली चोटी हो, नुकीली ढलान बता दी हमने, लेकिन फिंच ने स्पेसिफिक बताया कि 260 से लेकर 350 डिग्री तक की इसके अंदर में ढलान होनी चाहिए। तो ये हमारी पूरी डेफिनेशन हो गई, इसके अलावा डेफिनेशन में कुछ नहीं आएगा। माउंटेन्स की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो सिर्फ ये लिखनी है, एक जनरल डेफिनेशन और एक साइंटिस्ट की डेफिनेशन, ठीक है। तो वह बुआ करती जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हो, जिसमें नुकीली ढलान हो, नुकीली चोटी हो, पर्वत कहलाती है। फिंच ने बता दिया 600 मीटर या 600 मीटर से ऊपर हो, उसका ढलान 260 से 350 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। ये हो गई अपनी डेफिनेशन। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। माउंटेन्स कैसे आधार पे वर्गीकरण किया गया है, तो देखो वर्गीकरण सिर्फ एक आधार पे, माउंटेन सेम है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो होता है ओरिजिन के बेसिस पे कर सकते हैं, दूसरा हम देखेंगे कि उसका एल्टीट्यूड का, हमने ये देखा ना कि ऊंचाई भी देख रहे हैं कि आसपास के स्थल से ऊंचा हो तो कितना ऊंचा है, उस आधार पे भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। सेम माउंटेन को इन तीनों वर्गीकरण में आप डाल सकते हो। या एज के बेसिस पे, एज के बेसिस पे लाइक कितने टाइम पहले वो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुई थी, कब वो माउंटेन बना था, ठीक है। तो तीन चीज हमारी दी हुई है, अगर मेंस के अंदर में आ जाए तब भी ध्यान रखना है किसी भी माउंटेन के ऊपर ये तीनों चीजें अप्लाई होगी, ठीक है। बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हमारे मेन फोकस रहेगा, बिकॉज हमें क्यूरियोसिटी किस में रहनी चाहिए कि माउंटेन बना कैसे है, कब बना उससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कितना ऊंचा है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कि माउंटेन बना कैसा, यानी कि मेंस के अंदर में होती है माउंटेन बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसके ऊपर में फोकस किया जाता है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। यानी इस माउंटेन का बनने का कारण क्या था, इससे क्यों इसके ऊपर में फोकस करते हैं, बिकॉज इसी से हमें पता लगता है कि उसका जो आज के टाइम पे फॉर्म है किस तरीके से बना हुआ है, वो फॉर्म हमें तभी पता लगेगा जब हम ये ध्यान देंगे कि इसके बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है। ये प्लेट के मूवमेंट से बना है, ये वोल्केनिक एरप्शन की वजह से बना है, ये ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट के मार्जिन के ऊपर बना है। तो ये बेसिस ऑफ ओरिजिन देखेंगे ना, या किसी जो ऑलरेडी माउंटेन है, बड़ा माउंटेन है, उससे इरोड होकर बहुत ज्यादा मैटर एक जगह पे स्टीप तरीके से इकट्ठा हो गया, तो उसको जैसे एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स बोल देंगे। तो किस वजह से बना है, प्लेट्स की कैसी मूवमेंट की वजह से बना है, उसको हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सिंपल से डेफिनेशन इनकी तो देख लेंगे, डेफिनेशन एल्टीट्यूड ये देख लेंगे कितनी ऊंचाई, 6000 से ऊपर वालों को बोलते हैं, 5000 से 6000 वालों को बोलते हैं, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। ऑन द बेसिस ऑफ एज देख लेंगे कि हम ये देख लेंगे आर्कियन माउंटेन किस में आते हैं, कैलेडोनियन माउंटेन के कुछ उदाहरण कौन से हैं, हर्सिनियन के उदाहरण कौन से हैं, अल्पाइन के हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें से हर्सिनियन माउंटेन टाइप माउंटेन में कौन सा नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे हमने लिखे हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हमारे पास है 5 तरीके। एक तो होता है फोल्ड माउंटेन, हम हर एक को अलग अलग देखेंगे। पहले ये देख लो कैसे फोल्ड माउंटेन, आगे वाली स्लाइड्स के अंदर में हिंदी के अंदर में भी है, मैंने पूरा लिख दिया है, कोई ऐसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, उत्पत्ति के आधार पे देख लेना। पहले को वलित पर्वत बोलते हैं, को मंदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत होता है, ब्लॉक पर्वत ही बोल दो, और अवशिष्ट पर्वत होता है, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए उत्पत्ति के आधार पे माउंटेन्स को डिवाइड करिए या बेसिस ऑफ ओरिजिन पे, तो ऐसे लिख देना। फोल्ड माउंटेन होता है, डोम शेप माउंटेन होता है, एक्यूमुलेटेड माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, रेजिडुअल माउंटेन होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड के बेसिस पे करेंगे तो हाई एल्टीट्यूड का बोल दो, ये आसान है, नॉर्मल एल्टीट्यूड, लेसर एल्टीट्यूड, वेरी लेस एल्टीट्यूड, ये 4 पार्ट डिवाइड हो गए, हाई, नॉर्मल, लेसर, वेरी लेस। आपको एज के बेसिस पे है, तो ये जब हम अगर पृथ्वी के पहला वाला पोर्टा जियोलॉजिकल टाइम स्केल कर लेते तो वहां पे इनके नाम आप फेमिलियर हो जाते, लेकिन अब भी कर लो, आपको 4 ही चीजें याद रखनी है। ये एरा का नाम होता है, मतलब कितने साल पहले माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुई, तो उसको मिलियन ईयर में बोलते हैं, 20 मिलियन ईयर पहले या 50 मिलियन ईयर पहले हुआ था, तो उसके बेसिस पे इनको आर्कियन एरा, कैलेडोनियन एरा, हर्शियन एरा और अल्पाइन एरा, उसी के ऊपर में। पहले सबसे पहले हमने जब प्लेट मूवमेंट शुरू किया था उसमें कहीं पे लिखा हुआ था ना एक फोटो के अंदर में कि ये अल्पाइन एरिया है, तो आपको ब्राजील एरिया के अंदर में भी मिल रहा है और नॉर्थ साउथ अमेरिका की साइड में मिल रहा है। हमने बोला था कैलेडोनियन एरिया है, तो आपको यूरोप के जो कनाडा वाला एरिया में भी मिल रहा है, यूरोप वाले मिल रहे हैं। उससे पता लग रहा था कि ये माउंटेन बिल्डिंग की सेम प्रोसेस हुई है, तो पहले एक साथ थे वो, जब हमने किया था तब भी मैंने बताया था ये। तो आज हम स्पेसिफिक इनके नाम में देखेंगे कि अल्पाइन वाले के अंदर में कौन सा आ रहा है। इंपॉर्टेंट हमें जो बुक्स है, ऑथेंटिक बुक्स है, एनसीईआरटी वगैरह बोर्ड की बुक्स है, उनके अंदर में अल्पाइंस वालों में किसका नाम लिया गया है, हर्सिनियन में किसका लिया है, कैलेडोनियन में और आर्कियन एरा में। ऐसे तो बहुत सारे डिवीजन हो जाएंगे, लेकिन मेन फोकस करेंगे इनके अंदर में लिखा हुआ है जो एग्जाम में आने के चांस उसके ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब चलो पहला करेंगे फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स ये देख लो पहले आपको,
फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ये देखो दो कॉन्टिनेंट ये टकराएंगे तो इनके पास दोनों की सेम अगर वो डेंसिटी है, घनत्व है, तो एक दूसरे के नीचे सबसाइड नहीं करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दोनों तरफ से ये दोनों प्लेट्स के ऊपर में, मैंने पहले बताया था डाइस्ट्रोफिक प्रोसेस है ये, अंदर में प्लेट मूवमेंट हो रही है तो सरफेस के ऊपर में कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे ये एरिया फोल्ड हो जाता है, ये एरिया पूरा हो जाता है। इधर से एक कॉन्टिनेंट आ रहा है, इधर से एक, लाइक यहाँ तक एक है, ये दूसरी कॉन्टिनेंट प्लेट है, तो ये फोल्ड हो जाएगा, तो एक प्लेट ऐसे फोल्ड होके ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, अलग अलग ये प्लेट भी हो सकती है, ये प्लेट भी, दोनों प्लेट फोल्ड होगी, ठीक है। पढ़ के देख लेते हैं क्या बोलते हैं। अगले पेज के ऊपर में आपको हिंदी भी दी गई है, तो कोई डाउट नहीं है, इसमें लिख लेना आराम से, पहले समझ लो इसको क्या बोलते हैं। ड्यू टू द contraction force of the earth interior fold appear on the earth crust, these are called fold mountain। ये देखो ये वाली प्लेट भी आ रही है, ये वाली प्लेट आ रही है, बहुत टाइम तक इनके ऊपर में प्रेशर लग रहा है एक दूसरे की तरफ, तो ये क्या करेगा, बीच वाला एरिया फोल्ड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना। द अपलिफ्टेड एरिया इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड, ये देखो फोल्ड की तरफ में अपलिफ्टेड एरिया फोल्ड हो गया, फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस इज कॉल्ड एंटीक्लाइन एंड द डाउन फोल्डेड पोर्शन इज कॉल्ड सिंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। डाउन फोल्डेड, अब जैसे ये देखो इस तरीके से लेयर वाइज होती है ना, ये पहला लेयर है, देखो ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है आपकी, ये फोर्थ लेयर है। अब इस तरीके से लेयर वाइज होती है, नीचे अर्थ क्रस्ट नीचे लेयर वाइज है। अब लेयर वाइज में क्या फोर्स लगा, इस वाली से अगर फोर्स लग रहा है इधर की प्लेट में, इधर की प्लेट में आपस में, तो कंप्रेस हो जाएगा पूरा एरिया। कंप्रेस हो गया तो जब ऊपर चला जाता है, यही चीज बताने की बात कर रहा है कि इनमें देखो जियोलॉजिकल एक्टिव फोर्स एंटीक्लाइन, ये देखो फॉर्म ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंटीक्लाइन एंड द डाउन फोल्डेड पोर्शन इज कॉल्ड सिंक्लाइन। ये देखो यहाँ पे है, इसको सिंक्लाइन बोल देंगे, ऊपर वाले पोर्शन को एंटीक्लाइन बोल देंगे, बिकॉज एंटी हो गया होना, तो ये चाहिए कि दोनों फोर्स आपस में, इधर से कंप्रेस लगा, इधर से कंप्रेस हुआ, तो ऊपर उठ गया ये, तो एंटीक्लाइन बोल देंगे इसको। तो इनकी जगह का नाम बताइए, इसको सिंक्लाइन बोल देंगे, ठीक है। ये लेयर वाइज इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम फोल्ड माउंटेन। नॉर्मली आपको पढ़ के देखना है, समझ आ जाएगा। दो पॉइंट होते हैं इसमें, ऊपर वाला पोर्शन होता है फोल्डेड, इसको एंटीक्लाइन बोल देंगे, नीचे वाला बोलते हैं इसको सिंक्लाइन बोल देंगे। तो अभी दोबारा पढ़ के इसको देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये हटाऊंगा नहीं इसको, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो अपलिफ्टेड एरिया इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड, फॉर्म ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो, इसके वजह से जो बना है उसको बोल देंगे एंटीक्लाइन। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो उठा हुआ है उसको बोल देंगे एंटीक्लाइन एंड द डाउन फोल्डेड पोर्शन इज कॉल्ड सिंक्लाइन। ये नीचे वाला एरिया जो डाउन फोल्ड हो गया, उसको क्या बोल देंगे, सिंक्लाइन बोल देंगे। बिकॉज क्या होगा, ऐसे अगर लेयर है, सिर्फ ये ऊपर नहीं उठेगा, तो इधर वाला एरिया कोई तो होगा जो नीचे की तरफ भी जाएगा और ये वाला फोल्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसकी वजह से ये सिमिलरिटी बनाए रखने के लिए है। तो एंटीक्लाइन ऊपर वाले को बोल देंगे, नीचे वाले को सिंक्लाइन बोल देंगे। इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी अपलिफ्ट दीज एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन एंड ग्रेजुअली द फोल्ड माउंटेन्स आर अपलिफ्टेड। अब होता क्या है कि पहले लेयर हुई, पहले लेयर क्या बनी, थोड़ा अपलिफ्ट हुआ ये, ठीक है। अब धीरे धीरे और ज्यादा जब प्रेशर लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसमें क्या होगा, इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी, नीचे वाली मैंने बताई दिया प्लेट मूवमेंट्स की वजह से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन ग्रेजुअली और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, एंटीक्लाइन बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये सिंक्लाइन बहुत नीचे हो जाएगा। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन, तो ये वाला एंटीक्लाइन पार्ट और ये वाला सिंक्लाइन पार्ट, तो इसकी वजह से ये फोल्ड माउंटेन में बदल जाएंगे, ठीक है। अपलिफ्टेड हो जाता है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं, हिमालय, अपने यहाँ पे हिमालय, ठीक है, एशिया का अंदर में आता है, इंडिया का एंडीज एंड रॉकीज और एंडीज हमने किया था, ठीक है। एंड यूराल माउंटेन ऑफ द, यूराल और हिमालय जनरली लिखते हैं, ठीक है। एंडीज भी है, लेकिन यूराल माउंटेन इसका क्या है, ये यूरोप का यूराल माउंटेन आर द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो इसके अंदर में एग्जांपल लिखना फोल्ड माउंटेन्स के, तो हिमालय, एंडीज एंड यूराल माउंटेन्स है एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन्स के। दिस माउंटेन आर द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज क्या सबसे पहले क्या होगी, लेयर जब सबसे ऊपर वाली ऊपर ही ऊपर उठ के आ रही है, तो उसकी वजह से जो बन रही है उनको सबसे यंगेस्ट माउंटेन बोलते हैं, बिकॉज ये ऊपर वाली क्रस्ट के ही, क्रस्ट सबसे यंग मानी जाती है और ऊपर वाली क्रस्ट के फोल्ड से ही बना है, तब इसको बोलते हैं यंगेस्ट माउंटेन। एंड फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन दिस टाइप ऑफ माउंटेन, इनमें क्या फॉसिल्स नहीं बनते, बिकॉज हर एक लेयर जब धीरे धीरे ऐसे ऊपर फोल्ड हो जाएगी, ग्रेजुअली ये माउंटेन्स बनते हैं, तो इसकी वजह से ये वाले फॉसिल्स हैं, ये सब वाले इरोड होकर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो किस वजह से बना वो आपको समझ आ गया, दोनों क्रस्ट के आपस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या प्लेट्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एंटीक्लाइन ऐसे बना देना आप एग्जाम में, अगर बाई चांस आ जाए ऐसे एंटीक्लाइन बन जाएंगे, ग्रेजुअली वो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बढ़ते चले जाते हैं, तो इनको हम बोल देंगे फोल्ड माउंटेन्स। और ये याद रखने के लिए, आपको समझने के लिए बता दिया मैंने, दो इस तरीके से फोल्ड होते हैं जनरली, ठीक है। ये आप हिंदी के अंदर में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, आप देख लेना, ठीक है।
अब आता है फोल्टेड ब्लॉक माउंटेन, यानी इसको ब्रह्मस्रोत और ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं हिंदी के अंदर में, और इसको ऐसे बोलें। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है फोल्ट और ब्लॉक माउंटेन। फोल्ट को ही ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, फोल्ट को बोलते हैं। फोल्ट यानी कि कोई रॉक है उसके अंदर में फोल्ट आ गया। फोल्ट आ गया मतलब किसी चीज में फोल्ट आने का क्या मतलब होता है, उसके अंदर में क्रैक आ गया, ठीक है। टेबल में फोल्ड आ गया किसी भी चीज में तो उसमें आता है क्रैक। उसकी वजह ये तो हुआ कि अगर दो कॉन्टिनेंट मिलकर ऐसे फोल्ड हो रहे थे उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर वो सेम है, सेम लाइन में ही है, ये आपकी एक है, ये एक पॉइंट है, इसके अंदर में क्या होगा, यहां पे कोई क्रैक आ गया, क्या हुआ, कंप्रेशन की वजह से या प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पे जब क्रैक आ जाता है इस तरीके से, तब क्या होता है, ये फोल्ट माउंटेन बोलते हैं, इन्हीं को ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। बिकॉज क्या क्रैक आता है वो लीनियर क्रैक नहीं आता, पूरा एक ब्लॉक है वो शिफ्ट होता है इसके अंदर में, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्यों, बिकॉज ये क्रैक आने के बाद में यहाँ क्रैक आ गया आपका, और ये वाला देखो यहाँ पे आपका क्रैक आ गया, तो इसकी वजह से जो शिफ्ट हो रहे हैं ना, ये पूरा ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। व्हेन द सेंट्रल पोर्शन बिटवीन द टू पैरेलल फेल्ट, ये एक फोल्ट आ गया और इसी पैरेलल में दूसरा फोल्ट आ गया इसी के अंदर में, रॉक्स के अंदर में। बिकॉज ये रॉक फोल्ट आया मतलब वीक है, तो यहाँ फोल्ट आया तो यहाँ भी कोई थोड़ी दूर के बाद में फोल्ट आना बिल्कुल संभावित है। तो इसके वजह से पैरेलल दो फोल्ट आ गए या फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी वजह से सेंट्रल पोर्शन है, कुछ पोर्शन है वो अपलिफ्ट हो जाएगा आपका, और कुछ पोर्शन है वो नीचे सबसाइड डाउन हो जाएगा। ये वाला पोर्शन तो मान लो फोल्ड आ गया, कंप्रेस हुई, तो इसकी वजह से ये वाला पोर्शन तो शायद आपका ऊपर उठ गया और ये वाला पोर्शन आपका नीचे दब गया। इसी वजह से ये वाला ऊपर उठ जाएगा और दूसरा पोर्शन नीचे चला जाएगा। आपने कभी देखा होगा प्लेट मूवमेंट्स या मूवीज में देखा होगा, जब भी कोई फॉल्ट आता है तो उसकी वजह से एक नीचे धंस जाता है और एक ऊपर उठ जाता है, ठीक है। चाहे सुनामी की कोई सुनामी या किसी वजह से भी है, वो इस वजह से वजह में नहीं जाना है, लेकिन फोल्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो क्या होगा, पैरेलल फोल्ट है जब दो समानांतर दोष या फ्रैक्चर के बीच का मध्य भाग ऊपर उठ जाता है और मध्य क्षेत्र के दोनों ओर के भाग या नीचे धंस जाते हैं। या तो क्या हुआ, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मध्य भाग, या तो क्या होगा, ये सेम है, ये वाला पोर्शन या तो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, या ये सेम है और ये नीचे चला जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये सेम ही है, तो इस वजह से ये ऊंचा हो जाएगा। हमारा काम क्या है, वो पॉइंट देखना, वो रॉक्स का हिस्सा देखना बड़ा जो समतल से ऊपर है, तो चाहे दोनों साइड नीचे धंस जाए या दोनों साइड वहीं पे रहे और बीच वाला पोर्शन रिफ्ट की या प्रेशर की वजह से क्रैक आके पैरेलल ऊपर उठ जाए, तो उसको बोल देंगे हम ब्लॉक माउंटेन। एट इज फॉर्म्ड ऑफ द फोल्ट इज कॉल्ड फोल्ट माउंटेन। इसको फोल्ट माउंटेन भी बोलते हैं, और ब्लॉक मैंने बता दिया, दो जो फोल्ट आते हैं उनके बीच के हिस्से को ब्लॉक बोलते हैं, तो इसलिए ज्यादातर ये ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। लेकिन फोल्ट की वजह से आता है तो इसको फोल्ट माउंटेन भी बोल देते हैं। यहां पे देख सकते हो आप, दो हिस्सा है, यहां पे एक फोल्ट आया आपका, यहां पे भी फोल्ट आया आपका, ये भी क्रैक आ गया, ये क्रैक आ गया, तो हो क्या रहा है, इस क्रैक की वजह से ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया तो ये नीचे रह गया, या ये वाला हिस्सा भी नीचे दब गया तो इसकी वजह से ये और ऊंचा हो गया और ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया। तब जब टूट जाती है तो ये चट्टान नीचे जा रही है, ये चट्टान ऊपर जा रही है, तो इस तरीके से जो ब्लॉक्स मूवमेंट होता है ये माउंटेन्स बनते हैं, इनको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि होस्ट और ग्रेबोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है ना, उसको बोलते हैं HOARST होस्ट, और नीचे वाले को GRABON ग्रेबोन। ये लिखना आपको हिंदी के अंदर में भी यही लिखना पड़ेगा, होस्ट और ग्रेबोन ऐसे लिखा आएगा। तो आपको बोलते हैं होस्ट और ग्रेबोन टोपोग्राफी क्या है या होस्ट और ग्रेबोन क्या होते हैं, तो बेसिकली वो ब्लॉक माउंटेन ही पूछना चाह रहे हैं। तो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, आप लिख देना कि जब ब्लॉक माउंटेन्स दो पैरेलल फोल्ट आने की वजह से बना हुआ ब्लॉक माउंटेन में ऊपर उठा हुआ पार्ट होस्ट कहलाता है और नीचे धंसा हुआ पार्ट ग्रेबोन कहलाता है, ठीक है। तो इसको बोल दिया होस्ट और ग्रेबोन। ये मेंस में पूछ सकते हैं, इसमें जनरली नहीं पूछेंगे प्री के अंदर में, तो फिर भी पूछ ले तो आपको बेसिकली पता है कि ब्लॉक माउंटेन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो हमें लगाना है, ठीक है। तो ऊपर उठा हुआ पार्ट होस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ग्रेबोन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फोल्ट या ब्लॉक माउंटेन। अब आएंगे डोम सेट। अब अलग अलग नाम है, बेसिकली दो ही होते हैं, फोल्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन आपको समझ आ गया, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से हो रहा है, दो सिमिलर प्लेट ऊपर फोल्ड हो गई तो उसको बोल देंगे फोल्ड, और अगर बीच में क्रैक आ गया, फोल्ट आ गया, उसकी वजह से एक हिस्सा धंस गया, एक ऊपर चला गया, तो ऊपर वाले को बोल देंगे होस्ट, नीचे वाले धंसे वाले को बोल देंगे ग्रेबोन, और इसको फोल्ट माउंटेन भी बोल सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन भी। अब क्या हुआ कि डोम से, अब जरूरी नहीं है कि किसी के नीचे से प्रेशर, यानी कि लावा, नीचे प्रेशर का मतलब क्या होता है कि लावा का मूवमेंट हो रहा है, प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर क्रैक आए। लेकिन जरूरी नहीं कि कई जगह रॉक बहुत ज्यादा सॉलिड होती है ऊपर की, उसमें क्रैक नहीं आता है, लेकिन नीचे से प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है कि प्लेट्स ऊपर वाले जो है रॉक्स मूवमेंट करती है। कैसे, तो उसकी वजह से बनता है, वो उसको बोलते हैं डोम सेट। बेसिकली बता देता हूं कि यहाँ पे लावा आपका इकट्ठा हो गया,
यहाँ एरिया में। अब यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ हो जाता है तो लावा बाहर निकल सकता, तो या तो वोल्केनिक माउंटेन बन जाता, नहीं बनता। अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे टूट जाती, पैरेलल फोल्ट आ जाते हैं, तो एक हिस्सा इस लावा के प्रेशर की वजह से ऊपर उठ जाता, दूसरा हिस्सा यहाँ पे जगह खाली होती तो नीचे धंस जाता, तो उसको बोल देते ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ऊपर वाली जो ये रॉक्स है ये बहुत ज्यादा सॉलिड है, तो यहाँ लावा क्या है इकट्ठा हुआ होते होते ये ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, तो क्या ये रॉक टूटी नहीं, लेकिन ये नीचे से बेंड हो गई, ये इस तरीके से ऊपर वाला सरफेस हमें बेंड होते दिखेगी। तो ये जो होता है ना ऊट की कुब्बड़ टाइप होता है ना, कुब्बड़ होती है ना, उसके तरीके से ये ऐसे बेंड हो जाएगी, तो इसको क्या बोल देंगे डोम शेप। ये गुंबद बन गया पूरा, गुंबदाकार पर्वत बन गया पूरा, इसमें कोई किसी तरीके का फोल्ड नहीं है, उसको फोल्ड भी नहीं बोल सकते क्योंकि सेम ही जो प्लेट है, ये वाली सेम ही प्लेट है, उसमें नीचे लावा के प्रेशर की वजह से ये इस तरीके से गुंबद बन गया, इसको बोलते हैं हम गुंबदाकार पर्वत। तो इसको अलग से नाम दे दिया क्योंकि उन दोनों के बीच अंदर रखना, इसको मतलब किसी भी नहीं आ रहा था, ना फोल्ट वाले में आ रहा है ये, ना फोल्ड वाले में आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको बोल देंगे डोम शेप माउंटेन। वो आता है, आप बोल सकते हो कि इसको ये फोल्ड ही तो हुआ है, फोल्ड नहीं हुआ, ये फोल्ड होता है जब नीचे से प्रेशर प्लेट्स के मूवमेंट की आपस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स की वजह से उनको जाने का जगह नहीं मिलती, इसलिए वो ऊपर उठ जाता है दोनों प्लेट्स का पार्ट, उसको बोल देंगे फोल्ड होना। लेकिन यहाँ पे नीचे सेम एक ही प्लेट है, लेकिन नीचे लावा का इतना ज्यादा प्रेशर है कि ऊपर वाली रॉक टूटने के बजाय डोम बन गया उसका, इसलिए बोलते हैं हम डोम शेप माउंटेन। हॉट molten magma attempts to move out to the surface of the earth when this magma is not able to erupt। मैंने बोला ना हॉट मैग्मा होता है, नीचे मैग्मा बोलते हैं, ऊपर जाके लावा बोलते हैं उसको, तो नीचे मैग्मा, हॉट मैग्मा attempts to move out to the surface, सरफेस पे आने की कोशिश करता है। when this magma is not able to erupt it uplift the crustal rock in form of dome, ठीक है। हेनरी एंड यूटा ऑफ यूटा प्रोविंस, यूटा प्रोविंस के अंदर में तो यूटा और हेनरी भी वही हैं, ये दो माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के जो इसका एग्जांपल माने जाते हैं। तो एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका का है कहां पे, अगर वैसे पूछ ले तो हेनरी और यूटा प्रोविंस में यूटा YUNTA यूटा, ठीक है। यहाँ पे उत्तर अमेरिका में यूटा प्रांत के हेनरी और यूटा दो पर्वत है, हेनरी और क्यूंटा, ये माने जाते हैं इसका डोम शेप माउंटेन का। बता दिया मैंने, लावा की वजह से नीचे प्रेशर लगता है, ऊपर वाली क्रस्ट डोम बन जाती है, इसको बोलते हैं डोम शेप गुंबदाकार, ठीक है। नाम से हिंदी में अंदर में पता लग रहा है, ठीक है। अब आता है हमारा एक्यूमुलेटेड, इसके अंदर में अब ये आएगा एक्यूमुलेटेड यानी संग्रहित पर्वत। अब संग्रहित पर्वत किसको बोलते हैं कि कोई जगह है जहां से या बड़ा माउंटेन्स है वहां से विंड इरोजन, रेन की वजह से इरोजन, ग्लेशियर इरोजन का कोई भी टाइप हो, उससे जब वो मटेरियल इरोड होके मास मूवमेंट, मैंने बताया ना पहले, एकदम समूह के साथ स्थानांतरित होके कहीं और जगह स्टीपली अगर जमा हो जाता है, चाहे उसकी हाइट कम हो लेकिन वो माउंटेन का रूप ले लेता है धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं संग्रहित पर्वत यानी इरोजन की वजह से। ये देखो, these mountains are formed out of huge heap of accumulated material and it deposition by wind, river, glacier, wave and volcano. Fujiyama of Japan, Mount Vesuvius of Italy, Kilimanjaro of Africa are the example of accumulated mountain। ये पर्वत संचित सामग्री के विशाल ढेर और हवा, नदी, हिमनद, लहर, ज्वालामुखी इनकी वजह से जमाव से बनते हैं। धीरे धीरे जब जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, यहाँ एक जगह पे, एक तो होता है इरोजन की वजह से, बड़ा माउंटेन है उसकी वजह से इरोड हो के यहाँ पे ऐसे जमा हो गया तो ये छोटा माउंटेन बन गया, तो ये भी ऊंचाई कम है लेकिन है तो माउंटेन ही ना, तो ये इरोजन की वजह से एक्यूमुलेट हो गया, विंड की वजह से ये ऐसी शेप ले लेता है। या फिर क्या होता है, नीचे से वोल्केनो आया, हल्का सा छोटा सा बना, ये अभी पठार ही नहीं बना, फिर ये पठार बना, फिर ये एकदम से ऐसे एक्यूमुलेट होता गया, इसकी वजह से ये ऐसे तीखा ऊपर बन जाता है, तो इसका मतलब माउंटेन का रूप इसने ले लिया, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम कि वोल्केनो से हो सकता है ग्लेशियर, वेव, विंड, रिवर के इरोजन के बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड जो सामग्री है उसकी जमा होने की वजह से संग्रहित हो गई एक जगह पे। हिंदी में पता लग रहा है ना एक्यूमुलेट हो गई, इंग्लिश में पता लग रहा है कि एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गया वो मटेरियल, इसलिए वहां पे इसको नाम दे दिया एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। तो इसके उदाहरण देख लो, जापान का फुजियामा, तो आपको अब याद रखना है कि फुजियामा माउंटेन्स प्री में कैसे पूछेंगे, फुजियामा कहां पे है, जापान के अंदर में, और माउंट वेसुवियस कहां पे है, इटली के अंदर में। बहुत बार आ गया इटली के अंदर में, तो स्ट्रोम्बोली, एटना और वेसुवियस, तीन ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोम्बोली, एटना और वेसुवियस। तो माउंट वेसुवियस इटली का, अफ्रीका का किलिमंजारो, मैं बताया था अफ्रीका के साइड में दो ही है, अफ्रीका का किलिमंजारो, एल्गोन भी था शायद। तो ऐसे मैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी लिस्ट कर लेंगे, हर जगह वोल्केनो अर्थक्वेक रहा है वहां भी आपको माउंटेन्स और इनके नाम बता दिए, और यहाँ भी अलग से बता रहा हूँ, तो अभी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो पूरा आपको याद हो जाएगा। जापान का फुजियामा, इटली का माउंट वेसुवियस, अफ्रीका का आपका किलिमंजारो, ठीक है। तो इसको बोल देंगे एक्यूमुलेटेड। अब आता है आपका अवशिष्ट, रेजिडुअल माउंटेन्स, यानी कि दीज आर हार्ड पोर्शन ऑफ द रॉक विच रिमेन्स। अब मैं बेसिकली समझा देता हूं कि मान लो किसी जगह पे आपका ये इस तरीके का कोई हार्ड रॉक का स्ट्रक्चर है, अब ये तो तब माउंटेन माना जाएगा जब ये आसपास की जगह से ऊंचा हो, लेकिन अगर कोई है जिसकी
600 मीटर तक इस तरीके से यहाँ पे आपको कोई सॉफ्ट सैंड है, वहाँ सॉफ्ट सैंड है इस वाले एरिया के अंदर में, और यहाँ के आपके रेत या मिट्टी या किसी वेजिटेशन की वजह से पूरा ढका हुआ है। तो ये पूरी एकदम इस प्लेट को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये समतल है, तो यहाँ पे अभी माउंटेन नहीं पहुंच सकते। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे इरोजन की वजह से मिलियन ईयर में रेन या फिर रिवर के क्रॉस होने की वजह से ये वाला हिस्सा जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है आपका, ये देखो ये वाला हिस्सा है ना, जो सॉफ्ट वाला हिस्सा, ये धीरे धीरे इरोड करके वो रिवर ले जाती है, लेकिन यहाँ पे हार्ड रॉक होने की वजह से इसको इरोड नहीं कर पाती है। तो ये जो माउंटेन आपका जो बच गया ना, इसको बोलते हैं रेजिडुअल मानिए अवशिष्ट, यानी कि बाकी ये रेजिड्यू रह गया, यानी अवशिष्ट रह गया, आसपास वाला जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है वो रिवर के साथ चला गया इरोड होके। तो ये वाला जो बच गया हार्ड रॉक का हिस्सा इस तरीके का बन जाता है, जो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा है और स्टीप बन जाता है धीरे धीरे, तो उसको बोल देंगे रेजिडुअल माउंटेन। बेसिक सी बात है। इसी को हिंदी में इसमें लिखा हुआ है कि ये चट्टानों के कठोर भाग होते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठे रहते हैं। ठीक है, नदी, हवा, समुद्र, लहर, ग्लेशियर आदि अनाच्छादन के एजेंटों से प्रभावित नहीं होते। जब नदी भूभाग का क्षरण करती है और पठार समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन नदी द्वारा कठोर चट्टानों का क्षरण नहीं होता, बचे हुए भाग पठारों का रूप ले लेते हैं। बता दिया मैंने, माउंटेन्स का रूप ले लेते हैं बिकॉज ये रॉक हार्ड होती है, इनको इरोड नहीं कर पाते हैं, इरोजन की वजह से साइड इनकी स्टीप हो जाती है, आसपास का एरिया इरोड हो जाता है, तो ये अपने आप उस आसपास के एरिया से ऊंचा हो जाते हैं, इसलिए उनको माउंटेन बोलना पड़ता है। तो इनको रेजिडुअल अवशिष्ट, ये इरोजन होता है, रिवर के इरोजन की वजह से रेजिडुअल माउंटेन बनते हैं। ठीक है, अभी अपना हो गया था कि देखो स्टार्टिंग में, चलो ये हमने कर लिया सारा ओरिजिन के आधार पे बने कैसे माउंटेन, उसके बेसिस पे फोल्ड बता दिया मैंने कैसे बने, फिर उसके बाद ब्लॉक बताया है, फिर डोम शेप देखा हमने, फिर एक्यूमुलेटेड बड़े माउंटेन के इरोजन की वजह से एक जगह इकट्ठा हो गया, रेजिडुअल यानी कि वो उस जगह पे इरोड हो गया रिवर का, स्टीप हो गया आपका कॉर्नर, किसी जो हार्ड रॉक है वो नहीं इरोड हो पाई है रिवर की वजह से, तो उससे जो बचा हुआ माउंटेन इसको रेजिडुअल बोलते हैं। तो ये बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे फोल्ड, डोम शेप, एक्यूमुलेटेड, ब्लॉक एंड रेजिडुअल माउंटेन। अब हम देखेंगे एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपल इतना माउंटेन का अपना बचता है। ठीक है, आज का तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ एज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहला आएगा आपका ये देखो आर्कियन पर्वत बोलते हैं इसको, आर्कियन माउंटेन। आर्कियन माउंटेन क्यों? बिकॉज आर्कियन एरा का नाम है, कितने साल पहले एरा का नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ 40 मिलियन एरा को, उसको आर्कियन एरा बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसके अंदर में कोई ज्यादा चीज नहीं है। आर्कियन माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी अकर्ड अराउंड 40 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, इसको बोलते थे प्री कैम्ब्रियन। जब एरा करेंगे तब आपको और समझ आ जाएगा कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, उसका पार्ट है 40 मिलियन ईयर्स अगो, उसको हम बोलेंगे आर्कियन एरा बोलते थे। आर्कियन माउंटेन उस दौरान जो बिल्डिंग एक्टिविटी हुई है, चाहे कौन से बना है, वोल्ट माउंटेन बना है, ब्लॉक माउंटेन बना है, कोई सा भी उनमें टाइप कोई सा भी हो पांचों में ओरिजिन के आधार पर, लेकिन उनको क्या बोल देंगे? आर्कियन माउंटेन बोल देंगे। तो कोई फोल्ड माउंटेन होगा जो आर्कियन माउंटेन में आएगा, कोई ब्लॉक माउंटेन होगा वो भी आर्कियन माउंटेन में आएगा। तो 40 मिलियन ईयर को याद रखना। ड्यूरिंग दिस पीरियड देखो फेनो स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया के अंदर में ये फेनो स्कैंडिनेवियन ऑफ यूरोप के बने थे। अरावली जो है वो इस इंडिया के अंदर में इसी दौरान बनी हुई है, तो अरावली भी करेंगे तब हमें लिखना पड़ेगा कि आर्कियन माउंटेन है ये। पूर्व कैम्ब्रियन काल के दौरान 40 मिलियन वर्ष पहले आर्कियन पर्वत निर्माण हुआ था, उसमें अरावली आपकी आती है, इतनी पुरानी है अरावली। ठीक है, तो जब भैया आप अरावली का डिस्क्रिप्शन दो तब भी लिखना है, अगर आपको आर्कियन माउंटेन्स पूछ ले उसके अंदर में कौन सा था, अरावली आता है और फेनो स्कैंडिनेवियन यूरोप आता है। तो ये मेंस में आएगा, प्री के अंदर में इसका कुछ ऐसा है नहीं है। ठीक है, कैलिडोनियन माउंटेन अब यही है, बस सेम चीज है। 40 उसके बाद में 40 के बाद धीरे धीरे अब 32 मिलियन ईयर अगो पहले जो भी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुई है उनकी वजह से जो बना है उनको बोल देंगे कैलिडोनियन, नाम दे दिया बस, आर्कियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन। तो कैलिडोनियन किसको बोल देंगे? जो 32 मिलियन ईयर अगो पहले हुआ था। इसके अंदर में कौन से आएंगे? इसके अंदर में ठीक ठीक आ जाएंगे, जैसे अपलेशियन माउंटेन आ गया आपका अमेरिका का, अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका, अगर ये आपका अमेरिका का पार्ट है, अगर इसको अमेरिका बोलो तो ये वाला जो माउंटेन होता है ना, इसको यहाँ पे है, ये अपलेशियन माउंटेन वाला पूरा पोर्शन है। ये कब बना था? 32 मिलियन ईयर अगो पहले बना था, इसके आधार पे हम बता सकते हैं 32 मिलियन ईयर अगो, जिसको बोलते थे कैलिडोनियन माउंटेन बोलेंगे इनको। स्कैंडिनेविया अपलैंड ऑफ यूरोप, यूरोप के स्कैंडिनेविया अपलैंड्स हो गए, और माउंटेन्स ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड के अंदर में जो भी माउंटेन्स है वो इसमें बने हुए हैं। तो ये लिखने का काम आएगा आपका मेंस के अंदर में। तो स्कैंडिनेविया अपलेशियन माउंटेन्स हो गया आपका, और आयरलैंड का हो गया, ये आएंगे कैलिडोनियन पर्वत का पार्ट बनेंगे। ठीक है, अब आ गया हर्सिनियन। हर्सिनियन माउंटेन क्या हो गया? हर्सिनियन में एज क्या हो गया वही देखनी है हमने। 40 के बाद 32 के बाद 22 मिलियन ईयर अगो, ये सेम चीज माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी जो हुई थी लगभग 32 मिलियन ईयर अगो में, आल्सो रेफर्ड एज, जैसे इसमें क्या क्या है, इसमें अंदर में वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके नाम पे भी बोल सकते हैं, अल्ताई भी बोल सकते हैं, वरिस्कन बोल सकते हैं, अर्मेनियन एक्टिविटी बोल सकते हैं, अर्मेनियन अल्ताई एक्टिविटी भी बोलते हैं, लेकिन मेनली हर्सिनियन बोलते हैं, याद रखना 22। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया था आपका? पहले आएगा 40,
फिर आपका 32, फिर आपका आ गया 22 मिलियन अरब। तो टाइम के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया, तो कैलेडोनियन आ गया, अब हर्सिनियन आ गया। ठीक है, इसके अंदर में इंपॉर्टेंट है नाम याद कर लो। हर्सिनियन माउंटेन के अंदर में कौन सा, तियान सान शामिल करते हैं, तियान सान आपका आ गया पूरा। ठीक है, फिर आपका खिंजन माउंटेन, ये मंगोलिया के अंदर में है, ये देख लो। खिंगान भी बोल सकते हैं इसको, तियानसान और खिंगान माउंटेन। अल्ताई माउंटेन ऑफ एशिया, ये देखो लिखा हुआ है अल्ताई माउंटेन ऑफ एशिया। ईस्टर्न कोर्डिलेरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पूर्वी भाग पे कोर्डिलेरा मतलब माउंटेन की जो श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट में जो श्रृंखला माउंटेन्स की वो अर्सिनियन काल के बने हुए हैं। और ये हो गया यूरोप का, ये देखो पेनीज ऑफ यूरोप हो गया आपका, पेनीज ऑफ यूरोप। ये सारे क्या है, यूरोप के पेनीज, ये माउंटेन श्रृंखला है। इनका नाम अलग अलग हम देखेंगे कौन से दो देशों के बीच के अंदर में है ये स्थित है। पेनीज हो गया ये माउंटेन्स के नाम। तो इसलिए हमें याद करना है कि तियानसान बोल दे, खिंगान बोल दे मंगोलिया का, अल्ताई माउंटेन जो एशिया के है, ईस्टर्न कोर्डिलेरा ऑस्ट्रेलिया के, या पेनीस माउंटेन है यूरोप के। ये सारे हर्सिनियन पीरियड में आते हैं। तो आपको हर्सिनियन माउंटेन्स पीरियड या मिलान करने को विपरीत के अंदर में भी दे दे, लाइक आपको दे दिया कि अल्ताई माउंटेन्स दे दिया हर्सिनियन काल का। पहले वाले के अंदर में भी आपके दिया हुआ है ना कि ये देखो अपलेशियन माउंटेन दे दिया आपको हर्सिनियन का, इसके अंदर में बोल देंगे कौन सा मिसमैच है। तो ये याद रखना कि अपलेशियन माउंटेन अमेरिका का, स्कैंडिनेवियन अपलैंड यूरोप का हो गया। आयरलैंड के जो माउंटेन है वो कैलेडोनियन में आते हैं। हर्सिनियन के अंदर में तियानसान आता है, खिंगन आता मंगोलिया का, और अल्ताई माउंटेन एशिया का, ईस्टर्न कोर्डिलेरा ऑस्ट्रेलिया का, और पेनिस आते हैं यूरोप के। ठीक है, ये सारे माउंटेन्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट आता है अपना अल्पाइन। इसके अंदर में एज के अकॉर्डिंग अल्पाइन की एज और कम कर दो भाई, ये कर दो 3 मिलियन अरब, 3 मिलियन। तो पहला 40, 40 के बाद 32, 32 के बाद 22, 22 के बाद 3। फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन बिगन। अब हम यंग, अब 3 मिलियन अगर पहले तो इसमें कौन सा यंग फोल्ड माउंटेन जनरली इसमें इंक्लूड, बिकॉज नाम से पता लग रहा है कि ये अभी अभी हुआ है। 3 मिलियन अरब अपने लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में 3 मिलियन अरब बहुत ही कम टाइम होता है। तो यहाँ पे ये फोल्ड माउंटेन बनेंगे। माउंटेन्स इंक्लूड अभी इसके अंदर में सारे कर लो। हिमालयाज अपने बच गए, ठीक है। काराकोरम, हिमालय में काराकोरम, कुनलुन सन चाइना, कुनलुन में कहाँ पे, चाइना। अल्बर्ग माउंटेन ईरान के अंदर में, जो लिखा हुआ है इसको प्रॉपर याद करना है इसके प्रीलिम्स के लिए। अल्बर्ग है ईरान के में। हिंदुकुश पर्वत हो गया अपना। रोकीज नॉर्थ अमेरिका के। ये सारे के सारे जो है ना यंग फोल्ड माउंटेन्स या फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, ये अभी के हैं, लास्ट वाले अल्पाइन माउंटेन्स में आएंगे सारे के सारे। रोकीज जो नॉर्थ अमेरिका है, एंडीज आपका साउथ अमेरिका का है। बाल्कन्स बोलते हैं, तो बाल्कन्स माउंटेन का बुल्गारिया और साइबेरिया की बॉर्डर पे है ये सीधा भी पूछ सकते हैं, मिलान में पूछ लेंगे। बाल्कन्स कहाँ, यूरोप लिख देना, यूरोप में नहीं है तो स्पेसिफिक पूछ ले तो बुल्गारिया और साइबेरिया है, उनके बॉर्डर पे है बाल्कन्स। और ये देखो पिरेनीज या फ्रांस और स्पेन के बीच में। पिरेनीज किसके में, पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच में, सीधा पूछ लेंगे फ्रांस और स्पेन या पिरेनीज, बाल्कन, एंडीज, रोकीज, ये कराकोरम हिमालय, कुनलुन हो गया आपका चाइना, एल्बर्ग्स आपका ईरान के अंदर में, हिंदुकुश पर्वतों में पता ही है। तो ये अल्पाइन माउंटेन्स आते हैं। अल्पाइन का मतलब है 3 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग मानते हैं, अराउंड हमेशा ये लिखना, लगभग जरूर लिखना, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कब हुआ था। तो लगभग 3 मिलियन वर्ष पूर्व वलित पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस श्रेणी में कौन क्या आते हैं, हिमालय आ गया, काराकोरम, कुनलुन, एल्बर्ग, हिंदुकुश, रोकीज, एंडीज, बाल्कन, पिरेनीज, ये सारे के सारे जो यंग माउंटेन है वो इसी अल्पाइन में लास्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया। ठीक है, पहला आर्केनेरा आ गया 40, कैलेडोनियन 32, हर्सियन 22 एंड अल्पाइन 3 मिलियन अरब। ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे कर दिया। अब हमें देखना हाइट के अकॉर्डिंग जो लास्ट क्लासिफिकेशन बचा था, ये सिर्फ 2 ही स्लाइड्स हैं, इनको जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ लास्ट है। अब ये देखेंगे हाई, इनमें क्या होगा, ये तो सिंपल है, हाई है, उसके बाद लो है, उसके बाद लो, वेरी लो है, वेरी लो, ऐसे करेंगे। हाई माउंटेन्स किसको बोलेंगे, इसमें ये याद रखना है, हाइट माउंटेन्स की कितनी 2000 से लेकर 6000 तक के वेरी करती है। ठीक है, 6000 तक वेरी करती है, लेकिन 6000 से ऊपर वाले हैं उनको हाई माउंटेन्स बोला जाएगा। ठीक है, 6000 से ऊपर वाले। और रग्ड माउंटेन यानी इससे थोड़े, रग्ड माउंटेन का मतलब ये थोड़े रग्ड हो गए या ऊपर से इरोजन हो गया इनका, तो इनकी हाइट थोड़ी कम हो गई, इनको बोल देंगे रग्ड माउंटेन। ये मोस्टली बिटवीन 4500 से ले 6000 फीट तक माने जाते हैं, और 1500 से 2000 मीटर हाई माने जाते हैं। ठीक है, ये फिट दिया हुआ है 6000 तो, और ये 1500 से 2000 मीटर दिया हुआ है। तो आपने कोई एक चीज याद कर लो, चाहे कोई दिक्कत 6000 से ऊपर या 6000 से ऊपर आई, 4500 से 6500 फीट तक माने जाएंगे रग्ड माउंटेन आपके। उसके बाद में रफ माउंटेन, ये रग्ड माउंटेन जब और ज्यादा इरोड हो गए इनको रफ माउंटेन बोल देंगे। हिंदी के अंदर में तो बहुत आसान है, हाई ऊंचे माउंटेन, उससे नीचे माउंटेन, उससे नीचे माउंटेन, ऐसे लिखा हुआ है। तो रग्ड माउंटेन क्या बोलते हैं, रफ माउंटेन क्या बोलते हैं, दीज आर विड्थ लेस राइट है, इनके ऊपर हाइट और कम हो जाएगी। ये देखो 3000 से लेकर 4500, 6000 या 6000 से ऊपर, फिर 4500 से लेकर 6000 तक ये रग्ड माउंटेन आ जाएंगे। फिर रफ माउंटेन आ जाएंगे आपके
कितनी हाइट हो जाएगी इनकी, 3000 से लेके 4500। रफ माउंटेन रफली, अब रग्ड हो गया और हो गया तो रफली रफ हो गया, ये और ज़्यादा रफ हो गया, ऊपर वाला जो पीक है ना ये रफ और हो गया, ठीक है। तो 3000 से 4500 फीट तक बोल देंगे। लो माउंटेन सबसे नीचे वाले जो माउंटेन है वो 2000 से 3000 तक माने जाते हैं, 2000 से 3000 तक। इनके अंदर में ऐसे कोई डिवीजन नहीं दी होगी किसी का नाम हो, लेकिन अगर आप हाइट के बेसिस पे दे दें तो नाम याद होना चाहिए। वैसे कहीं मेंस और प्री दोनों जगह पूछने वाला ऐसा कोई उसमें ऑप्शन है नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। माउंटेन्स अपनी बिल्डिंग जो प्रोसेस है या मेंस के अकॉर्डिंग जो माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन है वो हमने पूरा कर लिया। फोल्ड माउंटेन्स एयर बेसिस और कैसे बने थे वो कर दिया। एज के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो आपको मेनली इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग याद करना है कि फोल्ड माउंटेन्स में जिसके नाम आए हैं वो याद रखना है कि ये कौन सा फोल्ड माउंटेन है, कौन सा ब्लॉक माउंटेन्स है, कौन सा रेजिडुअल माउंटेन है, एक्यूमुलेटेड माउंटेन है। तो उनको वैसे क्लासीफाई करना है जो जितना इसमें पीपीटी में दिया गया। और उसके बाद में हम जब एज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है तो याद रखना है कि ये माउंटेन कौन, इसका प्लेस तो याद करना ही है, चाहे फोल्ड माउंटेन कोई के अंदर में आई उसका नाम जहां पे नाम आ रहा है उसका प्लेस याद करना है कि ये माउंटेन का प्लेस कहां पे है। सिंपल गूगल करना, किसी 2 मिनट 1 मिनट लगती है कि आपने गूगल कर लिया माउंटेन, आपको तुरंत पता लग जाएगा किस लोकेटेड है किस जगह पे। उसके बाद में इसको एज के अकॉर्डिंग भी आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मेंशन करने में आ सकता है, या फिर मेंस के अंदर में सिंपल पूछ लेंगे कि हर्षिनियन काल के माउंटेन्स के बारे में बताइए कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि एज क्या है और उस माउंटेन में बेसिकली इतने बताओगे ना कि कितने मिलियन ईयर पहले हुआ था। उसके बाद में लिखोगे क्या, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि माउंटेन्स के नाम है जो उस टाइम पे बने थे, तो उनको याद कर लेना। कार्सिनियन के अंदर में इसमें दिया हुआ है, अर्सेनियन में कौन से हैं, अल्पाइंस में कौन से हैं। अल्पाइंस के अंदर में यंग फोल्ड माउंटेन सारे एक साथ कर लेना। फिर अर्सेनियन माउंटेन आते हैं उसमें 2-2 ये सब के अंदर में, अर्सेनियन में, कैलेडोनियन में, आर्काइन में, ठीक है। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। कल मिलेंगे माउंटेन्स के जो हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर में कौन कौन से माउंटेन्स हैं उनको थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद में हम करेंगे प्लेटू वाला पार्ट। तो ताकि प्लेटू प्रीलिम्स मेंस के अकॉर्डिंग कर लेंगे, प्लेन्स प्री मेंस के अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो मेजर लैंडफॉर्म अपने कवर हो जाएंगे। बिकॉज लैंडफॉर्म मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कैसे बनते हैं कॉन्टिनेंट, तो अब आपको समझने में इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।